वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिफोर द बिग बैंग। हमने स्कूल से ही पढ़ा है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग के साथ हुआ था। और अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना ही होगा। इससे केवल हमारा सौरमंडल और हमारे प्लैनेट्स या केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं बल्कि यह पूरा अनंत ब्रह्मांड जन्म हुआ था। पर यह सारा कुछ कहाँ से आया था? एक सूक्ष्म बिंदु से, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी असल में एक अत्यंत घना सूक्ष्म बिंदु था जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय, भौतिकी सारा कुछ कंप्रेस्ड था। इस बात को पचाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन वास्तव में हम इससे बेहतर कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। इसी बिंदु में हुए महाविस्फोट ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया और इस महाविस्फोट के करीब 14 अरब वर्ष बाद इस ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह में रहने वाले कुछ खास वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया था। हालांकि इस सवाल का जवाब देना कि बिग बैंग के पहले क्या था, ये वाकई में काफी मुश्किल है और शायद कोई इसका सटीक जवाब नहीं दे सकता। कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग हमेशा से बिग बैंग थ्योरी को सही मानते थे। जब एक रियलिटी शो स्टार टॉक में जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टाइसन ने स्टीफन हॉकिंग से इस सवाल को पूछा तो उनका जवाब बहुत ही सीधा सा था। उनका कहना था कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। कुछ नहीं से मतलब कुछ भी नहीं, शून्य। शायद शून्य भी नहीं, क्योंकि वो भी बिग बैंग के बाद ही आया था। उन्होंने बिग बैंग की तुलना पृथ्वी के साउथ पोल से करते हुए कहा कि जिस तरह पृथ्वी के साउथ पोल में कोई साउथ नहीं होता, ठीक उसी तरह बिग बैंग के पहले भी कुछ भी नहीं था। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। नंबर 2, एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रकृति का एक अटल नियम है, जो भी यहाँ जन्मा है उसका अंत तय है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का भी अंत तय है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से फैल रहा है, यानी ये लगातार बड़ा और बड़ा हो रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस एक्सपेंशन की वजह से दूर के गैलेक्सीज से आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड हो जाती है। पर इससे क्या? ये एक प्रूफ है जिससे हम कह सकते हैं कि गैलेक्सीज निरंतर एक दूसरे से दूर जा रही हैं और शायद ये प्रक्रिया समय के साथ और तेज हो जाएगी और अंत में सब कुछ एक बिग चिल के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद उस अंत को देखने के लिए हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। हालांकि हॉकिंग ने हमारी सभ्यता के अंत के बारे में भी भविष्यवाणियां की थी। हॉकिंग के अनुसार हमारे ग्रह पर जीवन आने वाले महज कुछ हजार सालों में ही नष्ट हो जाएगा और ऐसा होगा हम मनुष्यों के तकनीकी रूप से और एडवांस बनने की वजह से। उन्होंने दुनिया के अंत की मुख्य रूप से 3 परिदृश्यों के बारे में बताया था। उनके अनुसार हमारा अंत या तो एक परमाणु युद्ध के कारण होगा या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस के कारण। और अगर हम इन दोनों खतरों से बच भी गए तो भी हमारा अंत निश्चित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वैसे तो हम परमाणु युद्ध और बायो वेपन से कुछ हद तक इंसानियत को बचा सकते हैं, परंतु अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया तो उसको रोक पाना नामुमकिन होगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि स्टीफन हॉकिंग के प्रेडिक्शंस हमेशा नकारात्मक होते थे, बल्कि वे तो एक दृढ़ आशावादी भौतिक शास्त्री थे और उनका हमेशा से यही कहना था कि हम मनुष्य अपने अंत से पहले कहीं किसी और ग्रह में बसेरा जरूर बना लेंगे। उनका मानना था कि आने वाले 30 सालों में हम चांद पर बस्ती बसा चुके होंगे और 50 सालों में हम मंगल ग्रह पर बस चुके होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अंतरिक्ष में खोज की कोई सीमा नहीं है और हम जरूर किसी न किसी दिन अपने सौरमंडल के बाहर भी जाने के सक्षम होंगे। नंबर 3, द थ्रेट ऑफ एलियंस। हम मनुष्य लगातार अपने ही जैसे अन्य बुद्धिजीवियों की खोज में लगे हुए हैं और इसके लिए हम निरंतर अंतरिक्ष में चारों तरफ रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं। चूंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में मौजूदा प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के नंबर को देखते हुए यह कहना कि केवल एकमात्र हम ही इस ब्रह्मांड में बुद्धिजीवी है, ये कतई सही नहीं होगा। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में और भी कई एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन हमें अभी तक उनके होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। परंतु क्या हमें एलियंस की खोज में लगे रहना चाहिए? स्टीफन हॉकिंग्स ने हमेशा इस बात पर चेतावनी दी है। उनका कहना था कि हमें एडवांस सिविलाइजेशंस को सिग्नल्स भेजकर आमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिविलाइजेशन आखिर किस स्वभाव के होंगे। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस होंगी तो जाहिर सी बात है कि वे हमसे दोस्ती तो नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वे हमारे ग्रह को ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना जरूर पसंद करेंगे। हॉकिंग ने कहा था कि जल्द ही हमें किसी दूर स्थित प्लैनेट से सिग्नल्स रिसीव होने वाले हैं। हालांकि हमें उसका जवाब अच्छे से सोच समझ कर देना होगा।
वरना वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही हॉकिंग का ये भी मानना था कि अन्य प्लैनेट्स में जीवन शायद अभी इसके बेसिक स्टेज पे होगी, यानी बैक्टीरियाज और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को आमंत्रित करने से पहले खुद को उनके लिए तैयार करना भी बहुत जरूरी है। और अंत में नंबर 4, द हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी स्टीफन हॉकिंग द्वारा दी गई सबसे महान थ्योरीज में से एक है। इस थ्योरी को हॉकिंग ने साल 1974 में पेश किया था। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आइए इस थ्योरी को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के साथ कई अन्य वैज्ञानिक भी यह मानते थे कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करता है, परंतु आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं आ सकती, तो आखिर रेडिएशन इससे कैसे बाहर आ सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल था, परंतु हॉकिंग ने इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। आपने शायद सुना होगा, स्पेस का अधिकांश भाग एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब पूरी तरह से खाली, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एम्प्टी स्पेस पूरी तरह एम्प्टी नहीं होती है, बल्कि यहाँ निरंतर मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स जोड़े में आते हैं और फिर आपस में टकराकर गायब हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है और हम इसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है और बहुत फास्ट होती है। परंतु जब यह प्रक्रिया किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास हो, तब क्या होगा? ये मैटर और एंटी मैटर हमेशा पॉजिटिव तथा नेगेटिव के जोड़े में आते हैं, यानी इनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव। जब ये किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होते हैं, तब इनमें से नेगेटिव पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और पॉजिटिव पार्टिकल ब्लैक होल के बाहर चला जाता है। ये दोनों अब वर्चुअल पार्टिकल से रियल पार्टिकल बन जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक होल इस तरह से कुछ एनर्जी लूज करता है, पर यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, यानी करीब 10,000 अरब वर्ष में एक ब्लैक होल अपने मास का केवल 0.000001% मास को लूज करेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल का साइज छोटा होता जाएगा, यह प्रक्रिया और तेज होता जाएगा और अंत में ये एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ सारा रेडिएशन एक साथ उगल देगा और सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।